की जो हमारी ये क्लास है, ये यूनिट नंबर 5 पर मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। इकाई 5 शोध पर बात होगी आज से आप लोगों का। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कभी मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट नंबर 5 से, तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं 5। सोशल वर्क में अगर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं 5, या तो 3 या तो 2। ये प्रश्न तो एक रिदम बना ही हुआ है, 2-3 प्रश्न तो आते ही है, लेकिन 5 मैक्सिमम के रूप में है रिसर्च वाले से। इनमें अगर हम बात करें तो प्रश्न जो है अप्लाइड भी होते हैं, फैक्ट पर भी आधारित होते हैं। ठीक है। समाजकारी शोध में टेस्ट से भी कभी कभी प्रश्न आता है, और स्टेप से तो हर बार आता है एक प्रश्न। इसको तो आप रख ही लीजिए कि स्टेप्स से हर बार सोशल वर्क में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। समाज कार्य शोध में अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप या 2 उपागम रखे गए, एक मात्रात्मक उपागम और एक गुणात्मक उपागम। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहले मैं इसी चीजों को आप लोगों को बताना चाहूंगा। समाज कार्य शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक उपागम शब्दों से स्पष्ट है कि मात्रा जो चीजें हैं वो बेसिकली क्वांटिटी की बात करेगी, और जो गुणात्मक है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात करेगी। 2 टाइप के रिसर्च होंगे। मात्रात्मक शोध में परिणाम की वैधता होगी, लेकिन गुणात्मक शोध में अगर हम बात करें तो परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता शोधकर्ता के प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करेगा ना। तो बहुत सिंपल सा एक मीनिंग बता रहा हूं सिलेबस के आधार पे। आप सिलेबस देख भी रहे हैं कि यहां पे लिखा है समाज कार्य शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक उपागम। तो ये मात्रात्मक शोध के अंतर्गत ये पॉइंट है, और गुणात्मक शोध के अंतर्गत जो है ये 3 पॉइंट मेंशन किए गए हैं। ठीक है। तो एक चीज को ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। जो मात्रात्मक उपागम है, अपने कॉपी पर आप जरूर सभी लोग नोट करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आ जाए। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत सर मात्रात्मक या मात्रात्मक उपागम? मात्रात्मक शोध उपागम कह सकते हो, बात दोनों एक ही है। मात्रात्मक शोध उपागम या मात्रात्मक रिसर्च अप्रोच। ठीक है। तो मात्रात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम, ये जो आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, जहां अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है। परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता प्रयुक्त तकनीक में क्या, यंत्र और मापक या मापन वही चीज है, इस पर जो है निर्भर करता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है। तो मात्रात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता प्रयुक्त जो तकनीक है उस पर यह निर्भर करेगा। लेकिन गुणात्मक शोध में क्या होगा? गुणात्मक शोध के अंतर्गत शोध के परिणाम, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी शोध के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता शोधकर्ता के
प्रयास और परिश्रम पर निर्भर करती है। ठीक है, ये दो बातें हैं जो इस परिभाषा के अंतर्गत यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत ये चीजें मेंशन की गई है, और इसे आप ध्यान भी रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये पॉइंट पूछा भी जाता है। जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो जो परिणाम की वैधता होगी और विश्वसनीयता होगी वो तकनीक पर आधारित होगा या तकनीक पर निर्भर होगा, तो आपका ऑप्शन होगा मात्रात्मक। ध्यान से सुनिएगा, जब शोधकर्ता में अगर हम बात करें विश्वसनीयता वैधता के साथ साथ प्रयास और परिणाम पर निर्भर होगा, तब आप लगाइएगा गुणात्मक। ठीक है, यही कीवर्ड है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस कीवर्ड को। इतनी बात स्पष्ट हो गई है, बता दीजिए। अब देखिए, यही आप सबके जो है एक शॉर्ट नोट्स भी है, समझो, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ रिसर्च में, और वही चीजें बताऊंगा जो समाजकार्य शोध के अंतर्गत पूछा जाएगा। देखिए, समाजकार्य शोध के अंतर्गत ये जो समाजकार्य शोध देख रहे हैं आप, ये समाजकार्य की सहायक पद्धति है। सहायक पद्धति जो है वह समाजकार्य शोध है, समाजकार्य शोध है। ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे, जी बताइए। जी, सॉरी आवाज स्पष्ट नहीं हुई, क्या हुआ? आवाज आपकी नहीं है स्पष्ट आ रही, कोई और बताए जरा क्या कहना चाहते हैं ये किस? स्वतंत्र सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, एक बार लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन करें, शायद आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, है ना, प्लीज। हेल्पिंग प्रोसेस जो है नीति और कार्यक्रम नियोजन वगैरह के माध्यम से किया जाता है इसमें। ठीक है, सहायक पद्धति को। समाज का शोध यहाँ पे सहायक पद्धति के रूप में है, यही ना? जी, समाजकार्य शोध जो है समाजकार्य की सहायक पद्धति है, और समाजकार्य शोध में आपको अगर हम बात करें, सहायक पद्धति जो है आपका समाज कल्याण प्रशासन भी है, समाज कल्याण प्रशासन भी है, और सहायक पद्धति क्या है? सामाजिक क्रिया भी है, और सामाजिक क्रिया भी है। ये तीन है, याद रखिएगा। ये तो मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है ना? तो ये तीन जो है सहायक पद्धति हैं तीनों। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। और भी पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करवाने वाला हूँ आपको, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। समाज कार्य शोध में अगर हम बात करते हैं तो इसके माध्यम से समस्या से प्रभावित जो लोग होते हैं उन लोगों की जानकारी करना और उन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना। तो यहाँ सहायक पद्धति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि शोध के माध्यम से अच्छा ध्यान रखिएगा, शोध का मतलब होगा सोशल, समाज कार्य शोध के माध्यम से। ठीक है ना, समाज कार्य शोध के माध्यम से समस्या से प्रभावित लोगों की जानकारी करने एवं उन्हें हल करने का महत्वपूर्ण कार्य, हल करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो
इसके माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से समस्याग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, वही समाज कार्य शोध होता है। ठीक है, समाज कार्य शोध में कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया। जैसे एक परिभाषा अगर हम बात करें तो उनका नाम है C.A. मोजर। समाज कार्य शोध में इन्होंने सामाजिक शोध अनुसंधान को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध तथा नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अन्वेषण का मतलब खोज होता है। अन्वेषण को हम सामाजिक शोध कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है समाज कार्य शोध की। ठीक है, ये परिभाषा समाज कार्य शोध की है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। समाज कार्य शोध की परिभाषा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये परिभाषा है ना। ठीक है, अगर नोट कर लिया तो आप बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर कर लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो समाज कार्य शोध में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत पीवी यंग हो गए, बोगार्ट्स महोदय हो गए इत्यादि करके परिभाषा आता है। जैसे C.A. मोजर का नाम आता है कि नए ज्ञान के प्राप्त के लिए खोज। जी सर, बोगार्ट्स है ना। अगर मैं यहाँ पे मोजर की परिभाषा में बात करूं तो इसकी परिभाषा कहता है नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित जो भी चीजें आप खोज करते हैं वही समाज कार्य शोध कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो एक परिभाषा बोगार्ट्स का भी है, मैं उनका भी नोट करवा देना चाहता हूं ताकि दो परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर प्रश्न में भी सवाल आएंगे तो इसी तरीके से पूछे भी जा सकते हैं। तो इनकी परिभाषा में अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान है। सामाजिक शोध है। ठीक है, ये आपकी बोगार्ट्स की परिभाषा है। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों से पूछा भी जा सकता है समाज कार्य के शोध में। ठीक है, अब समाज कार्य का उद्देश्य क्या होता है? समाज कार्य का उद्देश्य क्या है? समाज कार्य शोध का अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या हो सकता है? सर समाज में फैली हुई जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, ओके, जी जी, वैज्ञानिक विधि द्वारा समाधान करना सर। ओके।
उद्देश्य की जब बात होती है तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी आप लोग। अभी आप ही लोगों में से किसी ने कहा है कि वैज्ञानिक विधि तो हम एक माध्यम है, उसको हम लगाते हैं वैज्ञानिक विधि। हमारा सवाल है उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है यह कहता है कि समाजकारी सेवाओं की आवश्यकता का मापन किया जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। सॉरी। अब समाज कार्य शोध का उद्देश्य आपका केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, इन तीनों के लिए सॉरी, इसमें बेसिकली समाज कार्य सेवाओं की आवश्यकता का मापन एवं मूल्यांकन करना होता है। ये इसका उद्देश्य है। ये ग्रुप वर्क, केस वर्क, कम्युनिटी वर्क के जो आप सेवाएं प्रोवाइड करा रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वो मापन करेगा और मूल्यांकन करेगा। ये रिसर्च, ठीक है। दूसरी पॉइंट, समाजकारी शोध में आपने भी पढ़ भी रहे हैं 8:30 बजे क्लास में कुछ विकृतियां वगैरह के बारे में। तो सामाजिक विकृति जो होती है, सामाजिक विकृति, बीमारी, डिजीज वगैरह, ठीक है, डिसऑर्डर, या आप कह सकते हैं सामाजिक विचलन। जानते हैं सामाजिक विचलन क्या शब्द है? सामाजिक विचलन किसे कहते हैं? सर डेविएशन को बोलते हैं। काम के विपरीत काम करना। विपरीत कार्य करना, ओके। और सामाजिक चुनौतियां। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट आ गया है विचलन। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि समाज द्वारा प्रचलित जो मानदंड हैं, जो कानून हैं, उन कानून के खिलाफ जाने की जो क्रिया होती है वो विचलन होता है। उसको जो है डिवीजन भी कहते हैं एक प्रकार से, या डिविएंस भी कहा जाता है विचलन को। तो विचलन कई अर्थों में होता है, लेकिन जब मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं तो जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्य, मान्यता, परंपरा, आदर्श, प्रतिमान इन सब के अनुकूल नहीं होता है तो व्यक्ति ऐसे व्यवहार को समाज द्वारा अस्वीकृत कर देता है या विचलित व्यवहार की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो वहीं समाजशास्त्रियों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसी को कहा कि सामाजिक विचलन। कुछ विद्वानों ने विचलित व्यवहार का भी नाम दिया। सोशल डिवाइन्स किताब सन 1967 में सबसे पहली किताब आई और नाम था लेस्ली टी विल्किंस। मैं नोट करना चाहूंगा क्योंकि आईएमपी पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। आईएमपी पॉइंट यहां पे मैंने नोट किया है। लेस्ली करिएगा, लेस्ली टी विलिंकस या विलिंकिंस भी कहा जाता है। इनकी किताब सन 1967 में, और उस किताब का नाम था विचलन प्रवर्धन। इसी में किताब जो मेंशन किया गया वो नाम था सोशल डिवाइन्स। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक विचलन से प्रश्न हर बार से पेपर में आया हुआ है। एक प्रश्न है कि सामाजिक विचलन से आपसे पूछ सकता है। सामाजिक विचलन मानदंड को स्पष्ट करता है। विचलन असामाजिक शब्द है जो व्यवहार को रिप्रेजेंट करने लगता है, उसे हम सामाजिक विचलन के नाम से जानते हैं। तो सामाजिक मानदंड के अनुसार व्यवहार ना कर पाना, सामाजिक मानदंड के अनुसार व्यवहार ना कर पाना सामाजिक विचलन कहलाता है। और यह हर्टन हंट ने इसकी परिभाषा दिया था। हर्टन सर नोट करवा दीजिए। जी बिल्कुल। सामाजिक विचलन में सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार ना कर पाना ही विचलन है। और ये बात हर्टन एंड हंट ने कहा है। ठीक है, सामाजिक विचलन के संबंध में। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। हर्टन हंट ने सर एक सकता है क्या जी व्यवहार की कुछ का हो सकता है? क्या चीज? सर एक आधा उदाहरण मिल सकता है कि व्यवहार किस प्रकार का हो सकता है? व्यवहार देखो, अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक तरीके का व्यक्तिक विचलन, सामूहिक विचलन, मनोवैज्ञानिक विचलन। जैसे जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है ना, दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से भिन्न व्यवहार करने लगता है तो वही एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचलन हो जाता है। विचलन भी कई टाइप के शब्दों में रिप्रेजेंट। अब मैं सिंपल शब्द बोल रहा हूं कि समाज के अगर आप सही मानदंड पर सही व्यवहार नहीं करोगे तो सामाजिक विचलन है। आप कुछ भी समाज में चोरी कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, समाज के प्रति अगर मैं बात करूं असामाजिक व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो वही सामाजिक विचलन है। सर जो मतलब समाज में मान्य नहीं है वो व्यवहार अगर आप कर अनुकूल इस समाज के बिल्कुल। अपराध, यौन संबंधी विचलन, आत्महत्या इत्यादि चीजें जो भी आती है आप उसको सामाजिक विचलन को नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा व्यवहार जैसे समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है जिसका सम्मान नहीं दिया जाता, ऐसा व्यवहार ना सर? समाज की दृष्टि से मतलब हे दृष्टि से देखा। देखिए, बीमारी अगर हम बात करें, बीमारी भी एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सामाजिक विचलनों को। अनूठा भी एक शब्द है, गुनाहगार भी एक शब्द है जो सामाजिक विचलन की ओर बताता है कि इन भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी है ही है कि समाज के प्रति आप अगर असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं कि समाज की दृष्टि से देखा जा रहा है, आज समाज के प्रति अगर आज समाज में ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हैं जो समाज के लिए प्रतिकूल है, उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अपोजिट है, तो वह बेसिकली आपका सामाजिक विचलन है। बात तो वही है। अब अगर समाज भी उसको देख रहा है उस व्यवहार को तो वही कहा जाएगा कि सामाजिक विचलन है ये। ठीक है, तो मेरा पॉइंट था कि सामाजिक संस्कृति और सामाजिक विकृति और सामाजिक विचलन हेतु विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। तो समाज कार्य शोध का जो उद्देश्य है वो क्या कहता है आपसे कि विकृति और विचलन में, विकृति और विचलन में सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, सामान्य ज्ञान में
वृद्धि करना, ये एक इसका उद्देश्य है, ताकि समाज में असामाजिक व्यवहार ना हो पाए, समाज में जो डिजीज है, जो डिसऑर्डर है, वो ना हो पाए, उसकी रोकथाम हो जाए। यह इसका उद्देश्य है समाजकारी शोध का। यदि आप विकृति को रोक नहीं पा रहे हैं, विचरण को रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आप सोशल एक्शन भी कर सकते हैं, और सोशल एक्शन के माध्यम से समस्याओं को रोका जा सकता है और उसे निर्देशित भी किया जा सकता है। इसलिए सोशल एक्शन भी यहाँ पर हावी हो जाएगा फिर, जब ये आप रोक नहीं पा रहे ऐसी कंडीशन पे तब। जिनके लिए समाज कार्य में अगर हम बात करें, तो समाज कार्य शोध के अंतर्गत उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उपचार की आवश्यकता के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रेमेडियल के लिए, मध्यस्थता के लिए हम समाज कार्य शोध करते हैं। समाज कार्य शोध करते हैं। ठीक है, मध्यस्थता के लिए। ठीक है, इसके बीच में सर, मध्यस्थता के लिए इसके बीच में सर, ये आप समाज में जो भी असामाजिक व्यवहार होगा, ठीक है, समाज के प्रति आप समाज कार्य शोध, हम अभी समाज कार्य शोध की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चर्चा होगी समाज के ही लेकर बातचीत होगी। एक पॉइंट और ध्यान से सुनिए, समाज कार्य के अभ्यास के लिए की जाने वाली निदान और उपचार की प्रविधियां की उन्नति और विकास करना। अब सोशल वर्क में जितनी प्रविधि है, तकनीक है, साधन है ना, और ये सभी एक प्रकार की उपचार की विधियां कहलाती हैं। उपचार की विधियां कहलाती हैं। इन उपचार की विधियों का उन्नत करना एवं विकास करना समाज कार्य शोध का उद्देश्य है। उद्देश्य को समझो, है ना? समाज कार्य शोध दक्षता का विकास करता है। सोशल वर्क रिसर्च किसका? दक्षता का मतलब होता है स्किल, कौशल, निपुणता, विकास करता है ना। समाज का अभ्यास या प्रयोग भी किया जाता है समाज कार्य शोध में। ठीक, तो ये बेसिकली एक समाज कार्य अनुसंधान या रिसर्च में इसका उद्देश्य है ना। तो सामाजिक नियंत्रण के लिए सहायता की बात हो तो भी समाज कार्य शोध का उद्देश्य होगा। ठीक है, समाज में जो पाई जा रही है समस्या, कारण या जटिल प्रकृति, वो भी एक प्रकार का व्यवहारिक उद्देश्य बन जाएगा, समाज कल्याण में सहायता करना। तो समाज कार्य शोध का उद्देश्य बेसिकली सैद्धांतिक भी हो सकता है, व्यवहारिक भी हो सकता है। जब कार्यकर्ता स्वीकृति सिद्धांत के आधार पर किसी समस्या की दृष्टिकोण का अध्ययन करेगा, कार्यकर्ता जब किसी समस्या के दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करेगा तो वो व्यवहारिक अध्ययन होगा, वो व्यवहारिक उद्देश्य होगा। और जब समाज शोध में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होने की बात होगी, प्रमाणीकरण करने की बात होगी, नियंत्रण करने की बात होगी, सत्यापन करने की बात होगी, तब वो सैद्धांतिक उद्देश्य कहलाएगा। तो उद्देश्य भी दो टाइप में डिवाइड हुए, उद्देश्य भी दो टाइप में डिवाइड हुए। लेकिन ये उद्देश्य कौन से उद्देश्य की बात मैं कर रहा हूं? सोशल वर्क रिसर्च उद्देश्य की बात कर रहा हूं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक जो आता है वो आपका होता है व्यवहारिक उद्देश्य, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है सैद्धांतिक उद्देश्य। दो टाइप के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इन दोनों टाइप को आपको ध्यान रखना, सैद्धांतिक को भी और व्यवहारिक को भी। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखना। सैद्धांतिक में जब आपको दिखे शब्द आपको दिखे घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त, घटना के विषय में, ठीक है, घटना के विषय में
ज्ञान प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में। जब आपको देखे तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का क्या किया जा रहा है, प्रमाणीकरण किया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, ठीक है, और सामाजिक जीवन को समझना और उसे अधिक नियंत्रण यानी नियंत्रित किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहते हैं, ये सैद्धांतिक उद्देश्य होता है, सैद्धांतिक उद्देश्य होता है। जब सामाजिक योजनाओं के निर्माण में सहयोग की बात हो रही हो, सामाजिक नियंत्रण में सहायता देने की बात हो रही हो, अज्ञानता अंधविश्वास को समाप्त करने की बात हो रही हो, वास्तविकता को समझने की बात हो रही है, समाज कल्याण में सहायता की बात हो रही है, समाज के द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में सहायता की बात हो रही है, तब ऐसी कंडीशन में वह व्यवहारिक उद्देश्य बनेगा, वह व्यवहारिक उद्देश्य। थोड़ा बहुत नोट करवा दीजिए व्यवहारिक में भी कुछ पॉइंट। ओके, जैसे अगर मैं कहूं योजना के निर्माण में सहयोग, योजना के निर्माण में सहयोग, अगर मैं आपसे कहूं भविष्य में आने वाली उन समस्याओं पर नियंत्रण, जो भविष्य में समस्या आएगी, भविष्य में समस्या आएगी उस पर नियंत्रण, समस्या आने पर नियंत्रण, नियंत्रण। और अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण में यानी सोशल कंट्रोल में सहायता, सोशल कंट्रोल में सहायता। अगर हम बात करें आप लोगों से समस्या और कारणों की जटिल प्रकृति को समझना, यानी समस्या को और जटिल क्रिया को समझना, समाजकारी शोध हो जाएगा, जटिल क्रिया को समझना, समझना, ठीक है। समाज कल्याण में सहायता करना, समाज कल्याण में सहायता करना, है कि नहीं, समस्याओं के समाधान में सहयोग देना, बहुत सारी चीजें होती, ये व्यवहारिक चीजें आती हैं, ठीक है। बताइए एससी का मतलब बता दीजिए एक बार। सोशल कंट्रोल में, सामाजिक नियंत्रण में सहायता देना, ठीक है, क्लियर हो गया, बताइए। अब देखिए समाजकारी शोध में अगर मैं बात करूं, कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, यानी उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपने एक किताब का नाम सुना होगा, सोशल वर्क एज अ प्रोफेशनल, या आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, प्रोफेशन शब्द भी रिलेट कर सकते हैं, प्रोफेशन शब्द भी, ओके। और ये किताब बेसिकली एंडरसन के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें इस किताब में तो एंडरसन के द्वारा दिया गया था, जोसेफ एंडरसन के द्वारा, है ना, ठीक है, नोट कर दूं, ओके, नोट कर दीजिए सर। बुक, ठीक है, किताब का नाम है सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, और ये किताब एंडरसन के द्वारा दिया गया 1932। सोशल वर्क में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा विद्वान है सोशल वर्क में जो कई बार रिसर्च में ही, जब भी इनका सवाल आता है एंडरसन महोदय का, वो रिसर्च में ही आता है और रिसर्च से संबंधित ही इनसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ये किताब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, तो मैं कहूँगा कि इस किताब को आप लोग अवश्य नोट कर लीजिए, ठीक है। और भी पुस्तकें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं द रोमांस ऑफ
रिसर्च, रिसर्च। तो ये बेसिकली नाम आता है रेडमैन एंड मोरी का नाम। किसका नाम? मोरी का नाम। सन 1923 में ये किताब आई और द लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिसर्च, ये किताब शिपमैन की आई 1988 में। और मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये किताब आई गुड्डे एंड हार्ट के द्वारा। संस्करण के रूप में आया है, सन 1992 के आया, दूसरा संस्करण 2017 में आया था। उसके बाद सोशल रिसर्च एक किताब रही। हार्ट सर कब आया था? ये लिखा तो है 1992 2017। और सोशल रिसर्च लुडबर्ग का नाम आता है और डेविड बेली का भी नाम देखने को मिलता है इसमें, है ना। परंतु आप यहाँ पे ध्यान रखें, लुडबर्ग में 1953 सर यहाँ 2017 में लिखे हैं। संस्करण है भाई, एडिशन, संस्करण है वो, दूसरा संस्करण है ना। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? सर कर लिया। ओके। और द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ, क्यों रोक, द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ साइंस किताब किसने लिखा है? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन, ओके। कब? 1892। 1892, वेरी गुड। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये किताब किसकी है? कोहन की। कोहन की। कब आई? 1962 में। और द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये किताब कार्ल पापर सन 1934 में ये किताब लिखा था, 1934। तो रिसर्च के संबंध में ये जो किताब आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। हो सकता है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके। समाजकार्य शोध में अगर हम बात करते हैं, जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा, विशेषता हो गया, उद्देश्य से ही आप लोगों से प्रश्न बनाए जाएंगे, है ना। तो
नए तथ्यों की खोज करना होगा, वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना होगा, कार्य कारण संबंधों की खोज करना होता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। समाज कार्य के अंतर्गत, शोध के अंतर्गत आप सोचो कि सैद्धांतिक उद्देश्य है तो नहीं, वो एक व्यवहारिक उद्देश्य है, वो एक व्यवहारिक उद्देश्य है। बात समझ में आई आपको? तो सर पेपर में सवाल वगैरह पूछे जाते हैं ऐसे, भाई दबे अगर पूछा जाए तो आप जरूर इस चीज को बताइएगा। आवश्यकताओं का मापन, सेवाओं का मापन ही समाज कार्य शोध का पाठ बनता है। ठीक। अब समाज कार्य शोध के अंतर्गत कुछ टाइप होते हैं समाज कार्य शोध के। सामाजिक कार्य शोध के प्रकार। जैसे समाज कार्य शोध में वैसे तो कई टाइप हैं, आपने नाम सुना भी होगा, है ना। एक टाइप अगर हम बात करते हैं आप लोगों से तो वर्णनात्मक टाइप होता है। वर्णनात्मक को ही क्या कहा जाता है? विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक शोध कहा जाता है। जरा बताएंगे वर्णनात्मक शोध क्या है? बताइए वर्णनात्मक शोध क्या है, स्पष्ट करिए। तो सर किसी चीज को विस्तारित लिखते हैं ना। ओके। और प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। समस्या का वर्णन मिलता है। अच्छा, सही। आपने कहा किसी चीज के बारे में व्याख्या या उसकी पूरी डिटेल जानकारी देना। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि स्थिति का आप वर्णन कर रहे हैं, स्थिति का वर्णन करना वर्णनात्मक शोध होता है। यहां क्या है, क्या था जैसे प्रश्नों की बात होती है। क्या है, क्या था, इस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है या रिपोर्टिंग करने जैसा ही होता है। तो इस अनुसंधान में या इस वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वे और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है और वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास करता है कि किसी विद्यालय, जिला, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है, ये जानने का प्रयास करता है। तो सवाल आया था कैसा वाला, तो कैसा जब लिखा रहे, जिसे वर्णनात्मक लिखा था कैसा, तो आप देखिएगा मैच करेंगे तो आपको मिलेगा। ये फर्स्ट पेपर का था सवाल। कैसा स्तर है ये जानने का प्रयास करता है वर्णनात्मक में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत ऐतिहासिक अनुसंधान हो गया या विश्लेषणात्मक रिसर्च हो गया, है ना, या आप एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो गया। यह एक प्रकार से इनके जो प्रारूप होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, इन प्रारूप में हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक पार्ट है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप हिस्टोरिकल रिसर्च को डाल सकते हो, एनालिटिकल रिसर्च को भी डाल सकते हो, और साथ ही साथ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को भी आप वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक टाइप का रिसर्च होता है। नाम से स्पष्ट है कि किसी
अध्ययन विषयक के बारे में यथार्थ तथ्य एकत्रित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना वर्णनात्मक शोध कहता है। मैं आपसे कहूं, समुदाय या समाज के संबंध पक्षों को हूबहू वर्णन करना वही वर्णनात्मक रिसर्च है। यह प्रारूप वैसे तो सरल लगता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि लिखना पड़ता है। वर्णनात्मक रिसर्च का उद्देश्य केवल अध्ययन समस्या का विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसमें नई तथ्यों की खोजना, कार्य कारण की व्याख्या करना, इस पर बात ही नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या काम करता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च केवल समस्या का विवरण प्रस्तुत करता है, केवल समस्या का विवरण प्रस्तुत करता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? यहां आप दो बातें और ध्यान में रखेंगे सभी लोग। पहला, तथ्य, नवीन तथ्य नहीं खोजा जाता है। दूसरा, कार्य कारण पर बल नहीं देता है। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए दूसरा टाइप देखिए। सर, जी, क्या ये फिर इससे केस स्टडी हम करते हैं, नहीं कि घटनाओं का पता लगाते हैं, हाँ, तो उसी में आएगा क्या? केस अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्णनात्मक कह सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, अध्ययन के समय हमें यह सिर्फ होगा कि समस्या है कहां, यह जानेंगे। लेकिन समस्या के निदान के लिए अगर आप सोचो कि वर्णनात्मक का काम करें, तो निदान के लिए वर्णनात्मक का काम नहीं होगा, क्योंकि निदान कारणों को जानने का प्रयास करता है। जब आप तथ्यों को जानकारी कलेक्ट करोगे, जब तथ्य आपके सामने मिलेंगे, कारण आपको मिलेंगे, तभी तो आप उसका सही तरीके से उपचार कर पाओगे। अदरवाइज केवल अध्ययन प्रक्रिया आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, अध्ययन शामिल है, क्योंकि लिखा जाता है ना इसमें डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है पूरा अच्छा खासा सारी चीजों को बताना। ठीक है, अगर ओके हो गया तो बताइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ें। सर, हाँ तो सर डीप रिसर्च, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लीजिए। आज मेरे यहाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बात है? क्या मेरी आवाज सबके पास स्पष्ट आ रही है? जी सर। ओके, चलो फिर ठीक है। दूसरा देखिए, एक और टाइप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध, अच्छा, ये तो बेसिकली लग ही रहा है कि ये वर्णनात्मक शोध ही है, सॉरी अन्वेषणात्मक शोध ही है। अन्वेषणात्मक का मतलब भी एक प्रकार से ही अगर हम बात करते हैं तो खोज की ही बात करता है। ये शोध का मतलब यही होता है, लेकिन खास जो इसकी मुख्य बातें हैं इनका हम जानने का प्रयास करेंगे। ये कुछ नए तथ्यों की खोज करता है, कुछ नए तथ्य की खोज करता है, और इसके अंतर्गत समस्या के वास्तविक कारक और तथ्यों का पता लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक प्लस तथ्य का पता लगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात दूसरी है ना। अब देखिए, समस्या के बारे में किसी तथ्य का पता नहीं लगा सकता, लेकिन मैंने कहा कि वास्तविक कारक और तथ्यों का पता लगाया जाए, वास्तविक कारक और तथ्यों का पता लगाया जाए तो वो ठीक है, लेकिन समस्या के प्रति आप सोचिए तो ये गलत है। तो मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं, समस्या के प्रति नहीं होगा, समस्या के प्रति तथ्य पता नहीं लगाता।
नहीं लगाता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक विद्वान का नाम आता है और वो नाम है विलियम जिकमंड। विलियम जिकमंड। इस शोध में इसने 3 उद्देश्य बताए थे। इनके 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्य थे। अगर हम बात करते हैं इनके 3 उद्देश्यों के बारे में, तो जो एक उद्देश्य था परिस्थिति का निदान करना, परिस्थिति का निदान करना। दूसरा, विकल्पों को छांटना, विकल्पों को छांटना। और तीसरा, नए विचारों की खोज करना, नए विचारों की खोज करना। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और रिसर्च होता है, वो होता है प्रयोगात्मक। थोड़ा सा दिखा दीजिए एक सर जी सर जी बताइए। छोटी रिसर्च में जब हम फील्ड में जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये रिसर्च? जी, यहाँ हम जो रियल चीज है सर, जाके सर्वे वगैरह में जहां पे काम कर रहे हैं, जो वास्तविक कारक है उन कारकों का पता लगाएंगे, उन तथ्यों का पता लगाएंगे कि ये बीमारी है उसके पास कैसे, मतलब मेन फैक्ट क्या है, मेन चीज क्या है, उसका पता लगाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी विद्वान अन्वेषणात्मक और व्याख्यात्मक शोध में एक ही मान लेते हैं, क्योंकि व्याख्यात्मक शोध का उल्लेख भी यही चीज को स्पष्ट करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट कि कारण सहित व्याख्या करने वाला, कारण सहित व्याख्या करने वाला क्या होता है बताइए जरा। कारण समस्या रीजन है उसको पूरा जो सर डाटा कलेक्ट करता है उसका पूरा रिसर्च करता है तो क्या प्रॉब्लम होता है उसी को रिसर्च करता है। ओके, कारण सहित व्याख्या करने वाला प्रारूप व्याख्यात्मक शोध होता है, व्याख्यात्मक शोध होता है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं आप लोग, बताइए जरा, एक बार स्पष्ट करिए क्या कह रहे हैं। विकल्पों की बात कर रहे हैं। अन्वेषणात्मक शोध आप में, इसमें आपको बता दूं, अन्वेषणात्मक शोध क्या होता है, जिससे कोई चीज रियल है, कोई तथ्य है, नए तथ्यों है, नए फैक्ट को जानने का प्रयास, उसमें अन्वेषणात्मक शोध होता है ना, है ना। किसी घटना को समझना है या उससे संबंधित एक ऐसी नई समझ को विकसित करना है जो संपूर्ण समस्या के निरूपण में सहायता देगा या सहायता देता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। किसी घटना को समझना या उससे संबंधित ऐसी नई समझ को विकसित करना अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। या आप कह लीजिए कि कारणों के सहित व्याख्या करने वाला प्रारूप व्याख्यात्मक शोध तो होता ही, लेकिन कई विद्वान कहते हैं व्याख्यात्मक शोध और अन्वेषणात्मक शोध दोनों एक ही है, जहां सहसंबंध ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और सहसंबंध दोनों में आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि एक में आता है, दोनों में। चलिए आज के लिए बस इतना रखिए, कल रिसर्च के और टाइप हैं, क्षेत्र हैं, स्टेप हैं, वो चीजें कर लेंगे। 2-3 दिन क्लासेस चलेगी रिसर्च की, है ना, 2 से 3 दिन। ठीक है, इनमें सर आप ना देखिए ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूं रिसर्च में मेन चीजें बता रहा हूं, और आप ये समझ सकते हो कि अपने कॉपी पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, है ना, शॉर्ट नोट्स।
ये बना सकते हो। तो मेन चीजों पर मैं केवल बातचीत कर रहा हूँ, बाकी पीडीएफ आप लोगों को यूनिट नंबर 5 आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। चलिए सर व्हाट्सएप पे भेजिएगा, टेलीग्राम पे ना बहुत सारे हो जाते हैं तो समझ नहीं आता है। यूनिट नंबर 5 लिख दूंगा टेलीग्राम पे, फिर उसके नीचे भेज दूंगा। सर यूनिट नंबर 4 भी भेज दीजिएगा। 4 तो गया है ना पीडीएफ, ऊपर देखो स्क्रॉल करके। आया नहीं। सर 4 आया, 4 आया। हाँ।